नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। तो जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से कहा है कि वो ललन सिंह और नीतीश कुमार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने उन्होंने दावा किया कि वे पॉकेट में अपना इस्तीफा लेकर चल रहे हैं और जिस भी दिन नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा मांगेंगे वो इस्तीफा दे देंगे। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने उस वक्त कही जब जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस मुलाकात को लेकर जब कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने इसमें राजनीति नहीं खोजने की नसीहत दी। उपेंद्र कुशवाहा से बात की पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। उपेंद्र जी, ये जानकारी आ रही है कि आपके एमएलसी की सदस्यता खत्म की जा सकती है। आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मुझसे इस्तीफा मांग ले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमने कहा ही है, अभी अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो इसी क्षण हम इस्तीफा दे देंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? इस्तीफा का त्याग पत्र मेरे पॉकेट में है। जिस समय मुख्यमंत्री जी कहें उस समय जाकर हम सुपुर्द कर देंगे। लेकिन आपके बारे में ये चुनौती दी जा रही है कि आप पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपका कोई जनाधार नहीं है और एमएलसी हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसी बातों का जवाब हम नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे या ललन जी कुछ कहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची हुई है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से? पूरी गुंजाइश है। हम तो कह रहे हैं, हम तो बार बार इंतजार में हैं कि कब मुख्यमंत्री जी का बुलावा आवे और हम जाए मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि पार्टी को बचाने की चिंता है। कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। जो बर्बाद हो रहा है, अगर रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ तो यह पार्टी बर्बाद हो जाएगी और यह घोर चिंता का विषय है मेरे लिए भी और करोड़ों लोग जो बिहार के इस पार्टी से जुड़े हुए हैं सबके लिए। सर, आपने कहा कि मुख्यमंत्री अगर बात करें तो मैं भी तैयार हूं, तो क्या आपने कोशिश की कि भाई मैं नीतीश कुमार से बात करूं या ललन सिंह से बात करूं? देखिए, आपको भी मालूम होगा, ललन सिंह जी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी उनको खबर होती है कहीं से कि शायद उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहा है तो डायरेक्ट फोन करते हैं, लोगों को भेजते हैं कि बुलाकर लाओ मिलने के लिए। और इस लायक भी अगर मुझको नहीं समझा जा रहा है, जबकि हम रोज कह रहे हैं कि जब बुलावा आएगा तब हम जाएंगे, उसके बाद कोई माने साधारण कार्यालय का चपरासी भी मेरे यहाँ अप्रोच करेगी, आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, तो यह भी नहीं है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। अच्छा सर, आपके पास अब जेडीयू के नेता भी आने लगे, जेडीयू के एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, वो भी आपसे मुलाकात की। इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई किसी के साथ आप भी मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब क्या है? सामान्य मुलाकात होती है किसी के साथ। आपके संपर्क में और लोग भी हैं सर? देखिए, संपर्क में तो हम जब इसी समाज में हम भी रहते हैं तो संपर्क में लोग क्यों नहीं रहेंगे? बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या कोई अलग पार्टी बनाने की तैयारी है कि जेडीयू को लेकर ही कुछ अलग करने की तैयारी में है? जेडीयू को बचाने की कोशिश है, निरंतर कोशिश है, यह कोशिश जारी है, रहेगी। कैमरामैन मनीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इधर जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर आज एक बार फिर से आईटी की टीम ने दबिश दी है। आपको बता दें कि 2 दिनों से राधाचरण शाह के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पहले सुबह से ही आईटी की टीम उनके ठिकानों पर पहुंच गई है जहां छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है और सिर्फ राधाचरण शाह ही नहीं बल्कि उनके जो भी पार्टनर्स हैं उन्हें भी चिन्हित कर उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि देश के 7 शहरों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की प्रक्रिया हो रही है। वहीं 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। लाखों के जेवरात और जमीन की डीड सहित बेनामी संपत्ति के भी मिलने के कागजात मिले हैं। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आयकर विभाग की टीम आज सुबह से दूसरे दिन छापेमारी में जुटी है। इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार नई जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। राधाचरण सेठ के बिजनेस पार्टनर के आवास के बाहर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके सहयोगी के ऊपर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इस वक्त आप देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कई जानकारियां सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और खबरें भी मिल रही है कि लगभग देश के 7 शहरों में 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश और जो जेवरात और जमीन के डीड हैं वो भी मिले हैं।
और इसके अलावा रात भर ये छापेमारी चलती रही और छापेमारी आज भी सुबह से चल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो राधाचरण सेठ के जो बिजनेस पार्टनर है उनके आवास पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं और छापामारी अभी भी जारी है। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी भी हुई है और इसके अलावा करोड़ों के जो ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स वालों को मिली है और लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गौरतलब है कि जेडीयू के एमएलसी हैं राधाचरण सेठ और वो एक बड़े व्यवसायी भी माने जाते हैं और उनके ठिकानों पे और उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पे कल से छापेमारी लगातार जारी है। आरा में भी उनके आवास पे छापेमारी हुई और पटना में भी उनके जो बिजनेस पार्टनर है उनके आवास पे छापेमारी अभी भी चल रही है और इनकम टैक्स वाले लगातार नई नई जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जानकारियां मिल रही है कि करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है, जमीन के डीड के कागज भी मिले हैं, इसके अलावा बड़े पैमाने पर सोने के आभूषण मिले हैं और बड़े मात्रा पे नकदी भी बरामद की गई है और लगातार अभी ये छापेमारी जारी है। और ये छापेमारी कब तक चलेगी फिलहाल इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो तय है इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में काफी सरगर्मी तेज हो गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करेंगे जेईई मेंस रिजल्ट की, जिसमें पूरे देश में करीब 20 ऐसे उत्तीर्ण छात्र हैं जिन्हें 100% मिला है और उसमें से बिहार के गया जिले के गुलशन कुमार का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि गुलशन कुमार पटवा टोली के शिवचरण लेन के रहने वाले हैं। गुलशन की सफलता के बाद पटवा टोली में उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गुलशन ने गया से प्रारंभिक पढ़ाई की, साथ ही पटवा टोली से ही इंजीनियरिंग की तैयारी करते हुए फॉर्चुनेट 40 में शामिल होने के बाद फिरजी पंजाबी बाग से तैयारी की थी। गुलशन अब कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर इंजीनियर बनना चाहते हैं। वहीं मानपुर पटवा टोली के एक और छात्र अनुराग किशोर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 98.86% अंक हासिल किए हैं। मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा 100% आया है। तो इसमें लगभग 6 से 10 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम। ये एनआईटी और दूसरे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का मतलब एक टाइप है। और जेईई मेंस 2 शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट जनवरी में हुआ था, 24 जनवरी से 1 फरवरी तक, और सेकेंड शिफ्ट अप्रैल में होगा। मैं आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे में। और इस बार बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि अब परीक्षा के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 1 हफ्ते पहले इस टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दरअसल बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने को लेकर बिहार बोर्ड की किरकिरी के बाद अब बिहार बोर्ड अलर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से एंट्री टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। स्टूडेंट्स को अब पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए 9 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:45 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 1:15 बजे तक प्रवेश मिलेगा। बिहार बोर्ड ने पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए 10 मिनट पहले तक परीक्षा सेंटर में प्रवेश मिलने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब आधा घंटा पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा। और 10 फरवरी को मोहन भागवत भागलपुर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अलर्ट जारी करते हुए मोहन भागवत को आईएसआई, माओवादी और कट्टरपंथियों से खतरा बताया गया है। उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दरअसल 10 फरवरी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में सदगुरु निवास स्थल का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही महर्षि मेही परमहंस महाराज पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर भी लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी की गई है। हमेशा सतर्क रखते हैं, ठीक है ना, और इसीलिए कल एसएसपी सर और जो एसडीपीओ हैं
वो स्वयं गए भी थे, कलकुपा घाट पे उनकी विजिट भी हुई थी। और हम लोग का जो कंप्लीट जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो डेपुटेशन होना है वो हम लोग उसको इंश्योर करा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए वो जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं और उनका जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत उनकी कार्यक्रम स्थल की और उनका आवागमन के दौरान जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए संयुक्त आदेश निकलेगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। और अब बात करेंगे छपरा के मुबारकपुर कांड की। फिलहाल प्रशासन की टीम अभी भी गांव में मौजूद है और धारा 144 लागू किया गया है, जिसके तहत अब पुलिस की टीम की चौकसी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी फिलहाल शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस कांड से जुड़ी अब तक अलग अलग 6 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं डीएसपी स्तर के अधिकारी गांव में खुद कैंप कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने विजय यादव की घर की कुर्की करने का आदेश भी दिया है, जिसके लिए कोर्ट से आदेश लिया जा रहा है। इस कांड का मुख्य सूत्रधार मुबारकपुर के मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जो अगलगी की घटना हुई है उसमें 5 की गिरफ्तारी हुई है और जो वायरल हुआ है फेसबुक सोशल मीडिया उस संबंध में 3 की गिरफ्तारी की गई है। कुल कितनी गिरफ्तारियां हो गई? टोटल 11 गिरफ्तारी हुई है। और क्या स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य है, शांति है। हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं कि जो शांति बनी रहे। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। और बिहार में चल रहे फर्जी मदरसों पर अब जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई करने में जुट गई है। सभी फर्जी मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 5 मदरसों पर फिलहाल जांच चल रही है। सरकार के निर्देश पर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर कुल 5 मदरसों की जांच शुरू हो गई है। प्रभारी डीएम ने बताया कि डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डीईओ और बीईओ भी शामिल रहे। जांच के बाद अब इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा जाएगा। डीडीसी की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय कमेटी बनी थी, जो विभाग का गाइडलाइन था। उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सदस्य थे। तो यहाँ 5 मदरसा की जांच की गई है और जांच प्रतिवेदन भी हम लोगों ने विभाग को भेज दिया है। और इसके पहले बैठक हुई थी, जिसमें डीडीसी साहब गए भी थे, बैठक में शामिल थे। और अब बात करेंगे बेगूसराय की, जहां एक जबरन महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम युवक पर हथियार के बल पर विवाहिता से जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। वहीं आरोपी ने फांसी लगाकर महिला की हत्या की भी कोशिश की। गनीमत रही कि इस दौरान शोर शराबे से पड़ोसी जाग गए, जिसके बाद आरोपी दीवार फांदकर मौके से फरार हो गया। घटना 28 जनवरी की है, लेकिन महिला का पति परदेश में रहता है, जिसके आने के बाद पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी ने स्पेशल टीम का गठन कर आरोपी युवक मोहम्मद मुस्कान को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सामने आया था, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसका एक पड़ोसी है, उसने हथियार के बल पे उसके घर में घुस के उसके साथ रेप किया। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए महिला पुलिस स्टेशन ने कल तुरंत एफआईआर दर्ज की है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद मुस्कान, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसने अपना अपराध भी कबूला है, उसको जेल भेज दिया गया है। महिला का मेडिकल परीक्षण 164 सब कराया जा रहा है और इसमें मैंने निर्देश दिया है महिला थाना को कि जल्द इसमें चार्जशीट समर्पित करें, ताकि अभियुक्त को हम लोग कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दिलवा सकें। और खबर सासाराम से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में पिकअप वैन चालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बोलेरो और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप चालक की मौत हो गई है। मृतक मनजीत पाल बक्सर के इटाड़ी थाना क्षेत्र के इंदौर गांव का निवासी था। घटना के बाद शराब धंधेबाजों ने अपने लोगों को मौके पर बुलाया और गाड़ी पर लदी शराब लेकर भाग गए। वहीं बोलेरो गाड़ी में अभी भी शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। लोगों का आरोप है कि दूध लदे पिकअप वैन में पीछे से टक्कर मारी गई है। वहीं शराब के धंधेबाजों ने पिकअप वैन की मारपीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गाड़ी लड़ी है, दारू था उस गाड़ी में, इस गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी है। ड्राइवर जब निकल कर आया है गाड़ी में से, दारू वाले गाड़ी में को लोग इसको मार के मुआ है। क्या नाम है इनका? मंजीत पाल नाम है इसका। मैं उसका भाई।
और सीतामढ़ी से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि युवक का हाथ और पैर बांधकर उसे एक रूम में बंद कर दिया गया है, जिससे मारपीट की जा रही है, उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का अपहरण किया गया है और उसके बाद उसे यातना दी जा रही है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में दिख रहा युवक पड़ोसी देश नेपाल का बताया जा रहा है, जो रौतहट में मोबाइल दुकान का संचालन करता है। उसकी पहचान बसंतपुर गरहिया निवासी देवेंद्र यादव के पुत्र सनी यादव के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर वो बैरगनिया आया था और इसी बीच उसका अपहरण कर किसी गुप्त जगह पर रखा गया है, वहां उसे यातना दी जा रही है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन सीतामढ़ी की बैरगनिया थाना पुलिस फिलहाल नेपाल पुलिस के संपर्क में है और सनी की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। इधर मुजफ्फरपुर नगर निगम की तरफ से एक अनोखा फरमान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा और उनकी नसबंदी की जाएगी। दरअसल कुत्तों के आतंक से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए 31 जनवरी को प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आवारा कुत्ते के काटने से अगस्त महीने में मिठनपुरा थाना इलाके में एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। रात में कुत्ते जो हैं वो बाइक सवार लोगों पर झपट पड़ते हैं, बाइक सवार बचने की कोशिश में घायल भी हो जाते हैं। इसे देखते हुए नगर निगम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी का फैसला किया है। अब आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी के लिए एजेंसी की खोज को लेकर टेंडर निकालने की तैयारी है। वहां से निकाला जाए आवारा पशु जो घूमते हैं, जिसमें कुत्ते प्रमुख रूप से आ जाते हैं। और गाय को हम लोग बोले हैं कि उसको गाय को भी पकड़कर उसको गौशाला में दिया जाए, फिर उस पर मतलब नगर निगम के द्वारा जो फाइन उचित फाइन हो उनसे ले जाके अगली बार ये मतलब कि पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, शहर की जनता भी इससे परेशान नहीं हो कि जो रोड पर चल रहे हैं पीछे से सांड या धक्का दे देते हैं, लोग गिर भी जाते हैं, कितने लोगों का पैर भी टूट गया है। खबर औरंगाबाद से है, जहां पर जिला प्रशासन की टीम ने नक्सलियों पर नकेल कसा है और इसी कड़ी में 12 बीघे में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर खेत में पहुंची थी, जिसके बाद 12 बीघे में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि एसपी ने बताया है कि दिबरा थाना क्षेत्र के महुलान, छुचिया, डाबी और आसपास के गांव में नशे की खेती की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। नशे की खेती करने वालों के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि माओवादियों के संरक्षण में इसकी खेती की जा रही थी। दिबरा थाना अंतर्गत छुचिया, ढाबी एवं महुआ में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। छुचिया, ढाबी और महुआ में लगभग 12 बीघा क्षेत्र में लगी हुई अफीम को जो है वो विनष्ट किया गया है और इसमें सुसंगत धाराओं में जो है एफआईआर रजिस्टर की गई है और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो है पुलिस का अभियान सतत जारी रहे। और आपको बड़ी खबर सिवान से बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक जब बाजार से बाइक पर वापस अपने घर लौट रहा था, उस वक्त अपराधियों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद गोलीबारी की गई। बताया जा रहा है मृतक का नाम विकास भगत है, जो नल जल की ठेकेदारी का काम करता था। हत्या के बाद अपराधियों ने उसके शव को बाइक से कुछ दूर फेंक दिया और फरार हो गए। लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस हत्या की वजहों के साथ साथ हत्यारों की भी तलाश में जुटी हुई है। इसको गाड़ी पे ऐसी करके सिवान लाए हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमको कुछ जानकारी नहीं। जानकारी मिल रही है कि गोली लगी है, क्या कुछ पता हुआ है? हाँ, तो ये तो बाद में जानकारी हुआ है हमको। क्या कि गोली लगा है? हाँ। ये क्या काम करते हैं? ये नल जल में रिपेयरिंग का ठेका लेते हैं।
बगहा में पुलिस की गाड़ी से एक शराबी कूदकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस की टीम ने उसे दौड़कर पकड़ जरूर लिया, लेकिन इस बीच मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने 6 शराबियों को गिरफ्तार किया था और उसे पुलिस की गाड़ी से बगहा लाया जा रहा था। इसी दौरान डीएम अकेडमी चौक के पास जाम की वजह से गाड़ी जब धीमी हुई तब एक शराबी गाड़ी का गेट खोलकर भाग निकला। करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ने के बाद पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया है। उत्पाद विभाग की ओर से पकड़े गए सभी शराबियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और नवादा से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से महिलाओं की जान खतरे में है। दरअसल यहां पर बंध्याकरण किया जा रहा था, लेकिन बंध्याकरण के बाद महिलाओं को बेड तक नहीं मिला है और ठंड के मौसम में फर्श पर ही महिलाओं को लिटा दिया गया है। मामला राजौली अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां देर रात कल कई महिलाओं का बंध्याकरण किया गया था। इसे लेकर मौके पर मौजूद परिजनों ने काफी हंगामा भी किया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन लापरवाह बना रहा। अस्पताल में मौजूद कर्मियों ने बेड नहीं रहने को इसकी वजह बताई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अस्पताल में अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर महिलाओं का बंध्याकरण क्यों किया गया, और अगर ठंड के मौसम में फर्श पर लिटाने के बाद किसी महिला की हालत खराब हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बंध्याकरण हुआ तो आप लोग को भुआ में काहे पाड़ दिया? तो वही तो बोले, तो कहा कि आया पीछे के तो बेड नहीं है तो कहाँ से लाएंगे। और क्या बोल रहे थे? आता है पीछे से तो जितना रहेगा उतना ही देगी, तो इतना ही है। सरकार काहे के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनाया, एगो शौचालय नहीं है। बंध्याकरण तो हो गया, लेकिन यहाँ कोई बेड उड का व्यवस्था नहीं है। भूया में हम लोग को जो भी पेशेंट है सभी को बहुत को पाड़ दिया, कुछ को बेड मिला कुछ को नहीं मिला, और कोई देखने वाला भी नहीं है। और खबर गिरिडीह से है, जहां पर इंजीनियरिंग छात्र की हत्या के बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोग शव को सड़क पर रखकर जाम कर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम की तरफ से लोगों को समझाया जरूर गया। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव के साथ सड़क पर हंगामा किया, जिससे पूरे शहर में गाड़ियों का परिचालन ठप हो गया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सदर एसडीओ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर उन्होंने शांत करवाया है। वर्तमान में उस पर एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है। अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एसडीपीओ साहब भी यहीं पर हैं और बाकी जितने भी यहाँ बंधु हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासनिक पदाधिकारी से पहले मैं इसी शहर का नागरिक हूँ और मैं आप ही के बीच का एक बेटा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि इस प्रकार की घटना हुई है और किसी के साथ भी अगर इस तरीके की घटना हुई है, इसका ड्यू इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिनको दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पुलिस उसके लिए बिल्कुल ही प्रयास कर रही है। और हजारीबाग में एक बार फिर से हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। यहाँ हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर उसकी मौत हो गई और दूसरी तरफ एक युवती को भी उसने जख्मी कर दिया है। फिलहाल युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। लोगों ने हजारीबाग चतरा मार्ग को जाम कर हंगामा भी किया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सरकार से जल्द हाथियों को वहां से भगाने की मांग कर रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। गांवों से अब हाथियों का झुंड शहरों की ओर प्रवेश करने लगा है। अभी हम हजारीबाग के खिरगांव में हैं, जहां देख पा रहे होंगे साफ तौर पर कई जो है यहाँ पे जामें लगी हुई है कि हाथी एक चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कुछ लोगों की घायल की भी सूचना बताई जा रही है। 2-3 लड़कियां आ रही थी कोचिंग के लिए, उसी समय एक लड़की को पकड़ के हाथी सूर से पटका और पटक के उसके ऊपर भी चढ़ भी गया। जो लड़की अभी बहुत सीरियस है, उस लड़की को हम लोगों ने अभी हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रहे हैं, जिस हॉस्पिटल का नाम है आरोग्या, उसमें हम लोगों ने भर्ती करके आए हैं और उस लड़की को भी सीरियस ज़्यादा है। नुकसान ये हुआ है कि एक आदमी को कैजुअलिटी किया है, जिसको हम लोग सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजे हैं। एक आदमी का डेथ हो गया है
और लोग रोड जाम किए हुए हैं, हाथी बगल में ही है और उस स्थिति में यदि उसका हाथी का मूवमेंट फ्री शोर होगा तो और कितना कैजुअलिटी होगा उसकी कोई संभावना नहीं है। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप रोड जाम न करें, हम लोग हाथी को ट्रैक करके जंगल की ओर उसको भेज सकें। अब देखना यह होगा कि यहाँ की जो प्रशासन है किस तरीके से हाथियों के आतंक पर लगाम लगा पाती है, साथ ही साथ लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।